औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पाकिस्तानी मईशत के ऊपर काफ़ी डाइवर्जेंट व्यू हैं इकोनॉमिस्ट के और प्लेयर्स के। पीपल सीम्स टू हैव अ डिवाइडेड kind of viewpoint on the economy. There is a camp who feels के मैक्रो इकोनॉमी साइड के ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए जो स्लो जाया जा रहा है वो एक अच्छी हिकमत अमली का हिस्सा है। बाकी कुछ लोग समझते हैं कि ये इतनी अच्छी हिकमत अमली शायद नहीं है। और इसका जो नतीजा है कैपिटल मार्केट के गॉगल्स किस तरह देखते हैं कि जो लिस्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है। सो देयर इज़ अ फीलिंग इन वन कैंप कि अगर लिस्टिंग नहीं आ रही तो मैक्रो इकोनॉमी जैसे जैसे बेहतर होगी लिस्टिंग आती चली जाएगी। दी अदर कैंप थिंक्स कि मैक्रो इकोनॉमी को अगर आपने बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज के तहत इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल के तहत ही ठीक करना है तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। अगले 3 से 4 महीनों में देखना ये होगा कि पाकिस्तान का कौन सा पॉपुलर व्यू पॉइंट जो है वो जीतता है या विन करता है। और इसका जो लिटमस टेस्ट होगा वो मईशत की ग्रोथ, इकॉनमी के फंडामेंटल्स और बाज़ार हिस्स पर न्यू लिस्टिंग में। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू हैव अ व्यू of an economic point of view from a well-known research house of the market that is Topline। उसके हेड ऑफ़ रिसर्च हैं शंकर। इनसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि मईशत पर टॉपलाइन का क्या व्यू है एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार हिस्से जो है वो कौन से ट्रिगर के ऊपर किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनको मेरिट के ऊपर लोगों को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करना चाहिए। So Shankar, welcome to the show and Assalamu alaikum. Assalamu Sani, thank you for having me on your show. ज़बरदस्त शंकर, ये बताएं कि इस वक्त जो बाज़ार की प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत सारे लोग इसमें 27वीं तरमीम को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें 100 बिलियन से ऊपर की जो लिवरेज थी पिछले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो चली गई थी 130 बिलियन तक, अभी लिवरेज इज़ बैक टू 85 बिलियन रुपीज़। कुछ लोग इसमें लिवरेज के मसाइल को देख रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। बहुत कम लोग हैं जो इसको मंदी से ताबीर कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ पीपल एंड एनालिस्ट हैव दिस व्यू कि ये एक अपॉर्चुनिटी टू बाय लो है। सो वी वुड जस्ट लाइक टू हैव योर व्यू कि टॉप लाइन इस सिचुएशन को कैसे देखता है और एंड गोइंग फॉरवर्ड टॉप लाइन की नज़र में ओवरऑल मार्केट कैसी रह सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, सो आई थिंक सानी आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो 3-4 चीज़ें इस वक्त मार्केट जिनको वेरी स्ट्रांगली जो है जिस वजह से एक अनसर्टेन फेज में थी ओवर द लास्ट 2 to 3 वीक्स हम देख रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो हमारा जियोपॉलिटिकल कंसर्न था, जो रीजनल डायनामिक्स थे, पाक अफगान सिचुएशन हो गया या एनी सॉर्ट ऑफ पाक इंडिया थ्रेट या टेंशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा एंगल था मार्केट की डायरेक्शन को मूव करने में। फिर लेटली हमने लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स साइड पे भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। बट आई थिंक ओवरऑल जो आप लेवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट ने भी तो 3 to 4 टाइम्स मार्केट कैप भी इंक्रीज हो गई है ना, तो लेवरेज भी नो डाउट इंक्रीज हुआ है। बट द गुड पॉइंट इज जो हमने रिपोर्ट भी की थी उसके अंदर भी हमने मेंशन किया, एनुअल स्ट्रेटजी पब्लिश की थी कि मार्केट अल्दो जो लेवरेज है वो ऑल टाइम हाई पे है, इवन इन एब्सोल्यूट एंड बोथ रिलेटिव टर्म्स। एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट भी हाईएस्ट एवर था और एज अ परसेंटेज ऑफ इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी हाईएस्ट एवर था। तो देखें, लेकिन द गुड पार्ट वाज जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग वाज बिलो एवरेज। प्राइसिंग का ये मकसद है, आज एमटीएस का रेट जो है कोई अराउंड 190 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था काइबोर के, जो कि 300 बेसिस पॉइंट्स होता है, 800 बेसिस पॉइंट्स का हाई गया था। तो आई थिंक सही रेट पे लेवरेज मिल रहा है लोगों को। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट में पीछे से लेवरेज की सप्लाई भी अवेलेबल है। सही है, तो अल्टरनेट जो है लोगों के पास पैसे डिप्लॉय करने के वो बहुत कम है व्हेन वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इन द मार्केट और प्राइसिंग भी एक स्टेबल फेज में और मैनेजेबल तरीके से चल रही है।
दिस इज नॉट अ साइन ऑफ वरी इन आवर व्यू। और दूसरा, जिन स्टॉक्स में लेवरेज है, हमने कोई आइडेंटिफाई किए थे 5 या 6 स्टॉक्स जिनमें कोई 48% ऑफ द लेवरेज था। यस, तो वो स्टॉक्स भी जो है आप समझ लें कि फंडामेंटली डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं। ओके, मतलब उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इन्वेस्टर कैन एक्चुअली अर्न रिटर्न हायर देन द कॉस्ट ऑफ लेवरेज इन दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल था मार्केट के लिए कि ऑल्दो लेवरेज वाज हाई बट प्राइसिंग वाज लो, एंड जिन स्टॉक्स में लेवरेज कॉन्सेंट्रेटेड है वो कोई इतने मैनिपुलेटिव स्टॉक्स नहीं थे। दोज वर ऑल, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ दोज स्टॉक्स जो कि टॉप 5 या टॉप 10 थे वर फंडामेंटली एक्टिव स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स। तो आई थिंक दिस शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ थ्रेट। हाँ, अगर देखें पीछे से स्प्रेड बढ़ जाता है लेवरेज का, तो देयर इज एन इंडिकेशन कि यार लिक्विडिटी ड्राई हो रही है मार्केट में, और कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, फिर क्या लोग उतनी उसकी सर्विसिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर प्रीटी स्टेबल, और आई थिंक या दैट्स आंसर टू योर क्वेश्चन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो लेवरेज के ऊपर आपने समझा दिया कि इतने ज़्यादा बड़े कंसर्न नहीं है, और पॉलिटिकली भी आपने थोड़ा सा बताया कि चीज़ें किसी हद तक स्टेबल जोन में आ रही हैं। बट मार्केट के लिए हमेशा ही कहा जाता है कि देयर आर ऑलवेज सम ट्रिगर्स जो कि मार्केट के लिए एज ए ड्राइविंग फोर्स काम कर रहे होते हैं। पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन है, दैट वाज अ ग्रेट ट्रिगर फॉर द मार्केट, जिसने बाज़ार को 50-55 हज़ार पॉइंट्स दिए। दिस इज़ समथिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम वकील भाई। ही फील्स के बाज़ार में ये जो ट्रिगर था पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन का, इसका काफ़ी ट्रेमेंडस रोल था। आज के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द ट्रिगर्स जिनके ऊपर नियर फ्यूचर में आप बाज़ार को चलता हुआ देख सकते हैं, और पिछले सवाल में हमारा वो पॉइंट रह गया कि दिसंबर की जो क्लोजिंग है आपको किधर दिख रही है मार्केट में, वॉल्यूम और इंटरेस्ट किस तरह का दिख रहा है, सो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, दिसंबर 2025 जो है, आई थिंक बिफोर दैट पीरियड, अगर आप अगले 2 महीने की बात कर रहे हो, 1.5 महीने की, यस, तो आई थिंक 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक IMF का रिव्यू है जो बोर्ड अप्रूव करेगा, फंडिंग रिलीज होगी, एक नंबर 1, एंड नंबर 2 PIA की प्राइवेटाइजेशन। देखें, PIA की प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल शेप द वे फॉर मोर एसेट्स जो कि गवर्नमेंट आगे चल के प्राइवेटाइज करेगी। तो अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो गवर्नमेंट का भी मॉरल बूस्ट हो जाएगा और इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखें, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट सब्सिडी पे चल रही हैं, इनके हेवी लॉसेज हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा फिस्कल स्पेस आगे इन सब्सिक्वेंट ईयर्स जनरेट होगा। तो प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो PIA की ट्रांजेक्शन इज इम्पोर्टेंट ट्रिगर, एंड IMF से बोर्ड की अप्रूवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तीसरा, आई थिंक जो ट्रिगर अगले साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज RLNG सरप्लस का जो हमारा इशू है कतर के साथ, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं 2, जिसके अंदर हमें 9 कार्गोज मिलते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। वो अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली डेफर कर जाती है या डाइवर्जन कर देती है उनका, 2 या 3 कार्गोज की बातें चल रही हैं, और 15 नवंबर यानी आज या कल के तारीख में इसको भी फाइनल करना है गवर्नमेंट ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर होगा इन द शॉर्ट टर्म अगर ये सक्सेसफुली हो जाते हैं। और देखें, आज इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं RLNG की कोई 18-19% ऑफ द ब्रेंट ऑयल चल रही हैं, और हमारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, एक 13% पे है 13.3 पे, और दूसरा कोई 11 पॉइंट समथिंग पे। एवरेज हमारा कोई 12.1-12.2% ऑफ ब्रेंट बनता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में RLNG महंगी है, हमें सस्ती मिलती है, बट हमें जरूरत नहीं है अपना। तो वो अगर ग्लोबल मार्केट में हम सेल कर देते हैं, उसका हमें फायदा सच नहीं होगा, क्योंकि उसका फायदा तो कतर को जाएगा, लेकिन हमें नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उसका नुकसान हमें आना था। ठीक है, अगर वो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे होती तो उसका नुकसान पाकिस्तान ने बेयर करना था, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर हैं तो उसका फायदा कतर ने लेना था। ठीक है, तो आई थिंक ये अगर सक्सेसफुली हम कार्गोज भी डाइवर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में किसी और ममालिक को, और हम या फिर 2031 के बाद यही कार्गोज मंगवाएं हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के लिए,
तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे जो हमारी डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इनकी प्रोडक्शन 15 से 16% तक कम हो गई है। क्योंकि सिस्टम की एक अपनी कैपेसिटी है और लोगों की भी एक अपनी डिमांड है। हालांकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोड है वो मैनेज किया जाता है, क्योंकि रिटेल साइड पे यूएफजी के लॉसेस ज़्यादा हैं। सही है, गैस लीकेज का बड़ा इशू है, इस वजह से रिटेल साइड को इतनी गैस वैसे ही नहीं दी जाती, सप्लाई लिमिटेड होती है। और जो कैप्टिव जनरेशन है हमारी, वो हम अकॉर्डिंग टू आईएमएफ प्रोग्राम जो है कैप्टिव जनरेशन को डिस्करेज करते आ रहे हैं, ताकि वो ग्रिड पे मूव हो जाए। तो गैस की डिमांड कम हो गई थी, आरएलएनजी सरप्लस में आ गई थी, जिस वजह से डोमेस्टिक ईएनपीज को अपनी गैस प्रोडक्शन कर्टेल करनी पड़ी थी। अगर आरएलएनजी कार्गोज रेफर हो जाएंगे तो डोमेस्टिक ईएनपी कंपनीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे जो ईएनपी कंपनीज हैं उन वो आई थिंक लाइमलाइट में रह सकती हैं इन द मीडियम टर्म। ज़बरदस्त। ये बताएं, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है उसका भी कोई प्ले आपको नज़र आता है और वो भी आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है? देखिए, होना तो है, क्योंकि हमने ये जनवरी 2027 से पहले जो है वो करना है इसको रिजॉल्व पावर सेक्टर की तरह। और पावर सेक्टर में जैसे बैकलॉग पूरा खत्म होने के चांसेस हैं अगले 2 महीने में। बैंकों के साथ हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें 2-3 चीजें रहती थी, जैसे सॉवरेन गारंटी थी, पुराने लोन पे वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी थी, वो भी ईसीसी ने आई थिंक अप्रूव कर दिया है। तो वो पैसा जब निकलेगा तो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, पुराना बैकलॉग भी। लेकिन जो गैस सेक्टर सर्कुलर डेट है उसकी बातें फिर दोबारा स्टार्ट होंगी, और गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी बैंक के साथ नेगोशिएशन में है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक वो भी एनी टाइम सून हम एक रोड मैप देखेंगे, प्लान देखेंगे। उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक प्लान सामने आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे थोड़ी सी इस बात पे भी रोशनी डालें और बताएं कि जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट अब हमें सॉल्व कम्प्लीटली होता हुआ दिख रहा है और किसी हद तक डिस्बर्समेंट भी हुई है, तो जो लोग ये कहते हैं और सवाल करते हैं कि हमें तो ओजीडीसी में एक्सपेक्टेशन थी कि कोई 30-40 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, वो किस हद तक जस्टिफाइड है इन उम्मीदों में? बिकॉज कैपिटल गेन तो काफ़ी लोगों को मिल गया, इन्वेस्टर्स को मिल गया। इसमें अगर कोई कैश डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो कितनी जस्टिफाइड है? एंड सिमिलरली सो इन केस ऑफ मारी एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स, अगर गैस का जो सर्कुलर डेट है वो सॉर्ट आउट होता है तो। देखिए, दो रेजोल्यूशन, मैं आपको एक बात बताऊं, पावर सेक्टर के बेनिफिशियरी मारी पेट्रोलियम, पीपीएल, ओजीडीसी उस एक्सटेंट पे नहीं थे। हाँ, ओजीडीसी को उच्च पावर प्लांट से 70-80 अरब रुपए मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो पैसे डिविडेंड के फॉर्म में लोगों के पास आएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई भी कंपनी जब पे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है तो उसका सस्टेनेबल भी होना बहुत जरूरी है। ये अगर टाइम इतना पेमेंट कर देंगे, अल्दो ये पिछले सालों का एक, क्योंकि ओजीडीसी का सिग्निफिकेंटली पे आउट रेशो कर्टेल हुआ था, ठीक है, 30-40% पे आउट है हिस्टोरिकली करते थे, फिर 15-20% पे आ गए थे। तो आई थिंक एक बैकलॉग भी है पे आउट का, लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड भी एक कंपनी जो है जरूर कंसीडर करेगी। और इनके पे आउट देखें वैसे ही इम्प्रूव हो गए हैं, मतलब आप पिछले 3 साल के कंपैरिजन में देखोगे तो ओजीडीसी ने ऑल टाइम हाई क्वार्टरली डिविडेंड भी अनाउंस किए हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। ओजीडीसी को के कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, उनके पुराने टीएफसीज मैच्योर हुए थे, उसकी भी पेमेंट इनको रेगुलरली मिल रही है। और ये जो रेगुलर पैसे हैं गैस सेल्स के, वो भी सुई नॉर्थ की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं ओजीडीसी पीसीएल के। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल बेहतरी तो आई है एनर्जी सेक्टर में, लेकिन पे आउट देखें, जो आप 70-80 रुपए की बात कर रहे थे वो अलग एंगल था। उसमें ये था कि अगर गैस सेक्टर का रेजोल्यूशन नेटिंग ऑफ मेथड के थ्रू हो, नेटिंग ऑफ मेथड ये है कि देखें दोनों कंपनीज में मेजॉरिटी गवर्नमेंट ओन करती है, तो रिसीवेबल भी गवर्नमेंट के हैं, तो इसका मतलब है कि भाई गवर्नमेंट खुद ओनर है, तो डिविडेंड अनाउंस करके वापस मतलब इनको पैसे देके डिविडेंड के थ्रू वापस ले ले। ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये शुरू में जब आईएमएफ को प्रपोज किया गया था तो आई थिंक ये रिजेक्ट किया गया था फॉर्मूला। उसके बाद हमने न्यूज में देखा था कि किसी और तरीके से
रेजोल्यूशन आएगा गैस सेक्टर का, तो आई थिंक वो वाला काफी चांसेस कम है कि उस एंगल के थ्रू हो, कि डिविडेंड पे आउट्स के थ्रू रेजोल्यूशन हो सर्कुलेटेड का, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। अभी वक्त हुआ चाह रहा है चूँकि छोटे से वक्फे का, बट उससे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़े सा स्टॉक्स के ऊपर बता दें कि which are the power sector related stocks and which are the gas sector related stocks जिनके ऊपर लोगों को निगाह रखनी चाहिए, बिकॉज डाउन द रोड 2 मंथ्स पावर सेक्टर के बारे में आपने बताया कि ये कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होने जा रहा है, और गैस सेक्टर के बारे में देयर इज़ अ व्यू कि ये भी 4 से 6 महीनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो विच स्टॉक जो लोग हैं, जनता है, उसको निगाह में रखने चाहिए? देखिए, पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओजीडीसी को एक्सपेक्टेड है 70 बिलियन तक मिल सकता है अमाउंट, 60 से 70 अरब के बीच में। पीएसओ को भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपेक्टेड है मिलेगा, हब पावर कंपनी को मिलेगा। लेकिन जो चाइनीज आईपीपी, उनके अपने इश्यूज थे गवर्नमेंट के साथ, आई डोंट नो वेदर वो सेटल हुए या नहीं, लेकिन अगर सेटल हो जाते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, लकी इलेक्ट्रिक को पैसे मिलेंगे, और एफएफसी के अंडर एफएफसी थर एनर्जी है उनको पैसे मिलेंगे। तो ये पावर सेक्टर रिलेटेड कंपनीज हैं। इसके अलावा गैस सेक्टर में अगर आप आ जाते हो तो गैस सेक्टर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिशियरी होंगे, पीसीएल होगा, ओजीडीसी होगा, मारी पेट्रोलियम होगा, और बाकी गवर्नमेंट की अपनी जीएचपीएल है, वो लिस्टेड नहीं है। आई थिंक मेनली ये 3 कंपनीज हैं, लेकिन ये पूरे पैसे राउट होंगे बोथ पावर और गैस में। मेजॉरिटी अमाउंट राउट होगा फ्री नॉर्थ और फ्री साउथ के थ्रू, तो उनकी भी बैलेंस शीट जो है वो क्लीन हो जाएंगी। तो ये सारी कंपनी हैं जो कि पॉजिटिवली बेनिफिट हो सकती है। तो जबरदस्त। शंकर, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि शंकर से समझें कि प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है ऑन द ग्राउंड। इकॉनमी जो है वो किन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रही है, बिकॉज द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट क्लियरली डिफाइन के उसकी प्रेफरेंस किन सेक्टर के ऊपर है। प्राइवेटाइजेशन के लिए जैसे हमें शंकर ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक सेट करेगा कि अगर पीआई की प्राइवेटाइजेशन होती है तो एक क्लियर मैसेज होगा कि जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो नुकसान में चल रहे हैं, एसओईज़ हैं, वो जो डेफिसिट में उनकी कंट्रीब्यूशन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, वो कम हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर लोग एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और व्यू रख सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के स्टॉक्स के ऊपर। बट उससे भी बड़ी चीज़ है जो इस सेगमेंट में हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द पासेज ऑफ द 27th अमेंडमेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेज। ये मईशत को किस तरह इम्पैक्ट करने जा रही है, इसके क्या क्या असरात पड़ेंगे बाज़ार हिस्स पर, इस पे भी हम शंकर से बातचीत करेंगे। तो शंकर, पहले थोड़ा सा मईशत के ऊपर अपना एक व्यू दे दें कि आपको किस जोन में दिखती है, कितनी स्टेबल सिचुएशन दिखती है, एक्सटर्नल अकाउंट आपको कहाँ दिखता है, फिर बाजार हिस्स पे थोड़ी सी बातचीत करें। देखिए, मेरा ख्याल है ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, और अगर हम बात स्टार्ट करते हैं जीडीपी ग्रोथ से, तो नो डाउट वो अभी भी हमारी बिलो एवरेजेस पे है, बट क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट भी इतने ज़्यादा थे तो वी कांट कंप्लेन कि भाई जीडीपी ग्रोथ इतनी क्यों नहीं हुई, क्योंकि कंजप्शन पैटर्न पे अगर हम जीडीपी को ट्रैक करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स का नीचे होना भी उसमें बहुत ज़रूरी होता है। बट क्योंकि हम जब भी कंजप्शन पैटर्न या कंजप्शन ग्रोथ जीडीपी पे जा रहे होते हैं तो उससे हमें नुकसान ही हुआ है हमेशा। तो आई थिंक सेंट्रल बैंक का भी यही व्यू है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉडल पे हमें चलना पड़ेगा। वी डोंट वांट टू सी जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5 to 6%, जहाँ पे हम अपने रिजर्व, हम अपने करंट अकाउंट को मैनेज ना कर पाए, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन लार्जली इकोनॉमी है। हम डोमेस्टिकली इतनी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते जितना फिर हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो जो फिस्कल ईयर 25 जो साल हमने अभी गुजार लिया है, उसी के कंपैरिजन में तकरीबन इक्वल ही रहेगा जीडीपी ग्रोथ का। हमारा 3% हमने लास्ट ईयर अचीव किया था, अभी भी हम 3% पे ही होंगे। हाँ, लेकिन उसमें एक शिफ्ट होगा, उसमें शिफ्ट ये होगा कि हो सकता है कि
हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.7% और अभी हमें लग रहा है 2-2.5% की हम ग्रोथ देख सकते हैं। वी आर ऑलरेडी सीइंग के सीमेंटों में 15-16-17% की ग्रोथ, ऑटोज में 40% की ग्रोथ, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पेट्रोल और डीजल की जो कंजप्शन है वो भी 7-8% के से ग्रो कर रही है। देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं विच रिफ्लेक्ट्स कि आपकी इकोनॉमी जो है एक इनिशियल रिकवरी फेज में अभी चल रही है। तो आई थिंक जब भी हम इनिशियल रिकवरी फेज में होते हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी है कि आप फिर कोशिश करते हो कि सिक्लिकल स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लें। तो उस हिसाब से फिर सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, हमारा सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑटोज हो गए, तो इन सेक्टर्स में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता है। आपने एक्सटर्नल सेक्टर पे पूछा, एक्सटर्नल पे देखें हमें लगता है कि जो फिस्कल ईयर 25 था वी हैड अ सरप्लस, और जो आई थिंक आफ्टर 13 इयर्स ऑफ डेफिसिट, तो ये एक बहुत कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने जिस तरह से मैनेज किया। पर दिस ईयर हमें लगता है $3 बिलियन तक का हम डेफिसिट देख सकते हैं, बट अगेन $3 बिलियन का डेफिसिट इज नॉट सो ह्यूज, क्योंकि हम हिस्ट्री में 17-18 बिलियन के डेफिसिट भी देख चुके हैं। So I think $3 billion is like 0.7% of the GDP. So I think anything below 1% of GDP is manageable अगर आपके पास resources हो उसको फाइनेंस करने के लिए। तो I think इस वक्त हमारे पास रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से देखें हमारी इम्पोर्ट $6 बिलियन से भी मंथली इम्पोर्ट ऊपर चली गई है। तो दिस इज आफ्टर 3 to 4 years। तो $6 बिलियन के इम्पोर्ट्स को अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं अपनी हायर रेमिटेंसेस के थ्रू, तो आई थिंक दिस इज मैनेजेबल राइट नाउ। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, जो नॉन ऑयल इम्पोर्ट्स हैं वो 17-18% से ग्रो कर रही हैं। पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स इसलिए से सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रही क्योंकि ऑयल प्राइसेस अंडर कंट्रोल है। तो अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं तो आई थिंक दैट विल हैव अ प्रेशर ऑन आवर इकोनॉमी, ऑन आवर एक्सटर्नल अकाउंट। तो लेकिन उसके चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोबली जो है लो ग्रोथ मॉडल चल रहा है पूरी दुनिया में। तो जब दुनिया लेवल पे हम जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं देख सकते तो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई थिंक दिस गोज इन आवर फेवर, और एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो भी मैनेजेबल होगा। रिजर्व हम इजीली पहुंच सकते हैं $15.5 बिलियन बाय दिस दिसंबर एंड $17.5 बिलियन बाय जून 2026, विच इज आल्सो द टारगेट ऑफ सेंट्रल बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आपके फिर जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है जो फिच, मूडीज और S&P की तरफ से, उसमें रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके रिजर्व जो है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपकी जो शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैं उससे ज्यादा हो गए हैं, विच इज अ गुड न्यूज। जो आपकी शॉर्ट टर्म पेमेंट है, क्योंकि जब हम आज से 2 साल पहले हमारे पास इतने रिजर्व नहीं थे कि हम 1 ईयर की डेट रिपेमेंट भी कर सकें। तो हमने उस लेवल को क्रॉस किया तो फिर हमारी रेटिंग वैसे ही 1 नॉच अपग्रेड हो गई है बाय ऑल द रेटिंग एजेंसीज, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर रिजर्व्स टू इम्प्रूव और अनदर राउंड ऑफ रेटिंग अपग्रेड हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे रोड शो भी कर सकती है या इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में यूरो बॉन्ड और सुकूक के लॉन्च की तरफ भी जा सकती है, जिससे मजीद जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल रिजर्व पे। तो आई थिंक इकोनॉमी इज इन द राइट शेप राइट नाउ अनलेस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मूव हो। बाकी इम्पोर्ट्स वगैरह की साइड पे चीजें थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही हैं, बट आई थिंक रेमिटेंसेस के फ्लो से वो चीज मैनेज हो रही है एज नाउ। ज़बरदस्त। ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है बाज़ार हिस्सेस की, आप स्टेबल रिटर्न्स देखते हैं? व्हेन वी से स्टेबल रिटर्न्स इट मीन्स कि आप इन्फ्लेशन को और पॉलिसी रेट को बीट करता हुआ कोई रिटर्न्स देखें, विज़-अ-वी आप उस तरह का कोई रिटर्न देखें जैसे रिटर्न्स हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं 60%, 70%, यू सी सम गुड रिटर्न्स कमिंग टू मार्केट और सम नॉर्मल रिटर्न्स? देखिए I'll answer in this way कि मार्केट में ब्लैंकेट रिटर्न नहीं होंगे। आज से 1-1.5 साल पहले आप कोई भी स्टॉक ले रहे थे तो वो डबल हो रहा था। सब स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज देयर वाज अ सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन गैप। हमारा हिस्टोरिकल मार्केट का मल्टीपल 7 to 8 टाइम्स था, मार्केट वाज एट 5 to 6 टाइम्स लास्ट ईयर।
तो एक नेचुरल गेन अवेलेबल था मार्केट में। एज ऑफ Right. नाउ अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट में ब्लैंकेट गेन अवेलेबल नहीं है। ओके बहुत सिलेक्टिवली स्टॉक पिकिंग की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक उस हिसाब से, क्योंकि देखें वैल्यूएशन मार्केट की इस वक्त नियर एवरेजेस है, जो हमारी हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं उसके करीब है, तो ब्लैंकेट गेन्स अवेलेबल नहीं है। बट यस, जैसे मैंने कहा कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर पॉजिटिव ऑन गैस सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। कतर RLNG वाला फैक्टर है, उससे OGDC, PPL जो भी ENP कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। पाकिस्तान ऑयल तो उनमें आउट परफॉर्म किया जा सकता है देन द बेंचमार्क इंडेक्स। हम इनिशियल ग्रोथ फेज में हैं, तो सीमेंट और ऑटोज भी हमारी टॉपिक में हैं। लास्ट ईयर वी सॉ फार्मास्यूटिकल सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी फार्मास्यूटिकल्स में, या ±1 to 2% थी। डिस्पाइट दैट जो है फार्मास्यूटिकल्स ने ऑल टाइम हाई ग्रॉस मार्जिन्स भी टच किए थे, लेकिन मार्केट में वो समझ लें कि स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर्स जो है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से कम थे उसमें। बट आई थिंक वो चार्म फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी वापस आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वॉल्यूमेट्रिक सेल्स देयर वर मल्टीपल रीजन इस वजह से कम थी। वन ऑफ द फैक्टर वाज कि जब डीरेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट प्री बाइंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर साइड, तो वो इम्पैक्ट भी डाइल्यूट हो गया है। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गए, ENPs हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोज हो गया, इनमें आउट परफॉर्म किया जा सकता है। बैंकिंग में भी है मार्केट वेट, तो बैंकिंग में भी अच्छा रिटर्न बन सकता है। कुछ बैंक्स का डिविडेंड तो 10% तक भी है डिविडेंड रिटर्न। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर कैन आल्सो परफॉर्म। ये हमारे समझ लें कि मार्केट वेट टू ओवर वेट वाले सेक्टर्स हैं। अच्छा देखिए, देयर आर 2 पॉइंट्स, वी हैव ओनली गॉट 90 सेकंड्स टाइम, तो मैं चाहूँगा तो आप 2 चीज़ों पे रोशनी डालें। एक तो ये है कि लिस्टिंग के ऊपर काफ़ी शद-ओ-मद से बातें हो रही हैं कि लिस्टिंग की बहुत अशद ज़रूरत है मार्केट को। तो इस ज़मीन में अगर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ कुछ कर रहा हो, कोई चीज़ पाइपलाइन में हो, तो मैं चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें। प्लस ये जो भी रिसेंटली CFA के अवार्ड रहे, उसमें टॉप लाइन की क्या पोजीशन रही, ज़रा इसको भी बताइएगा। देखिए, हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्दो रिसर्च और कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। हमें इतनी सिग्निफिकेंट नॉलेज नहीं होती, बट टू द एक्सटेंट आई नो पूरी मार्केट में पूरे जितने भी ब्रोकर एक्टिवली काम करते हैं IPO साइड पे, सबके पास बहुत अच्छी पाइपलाइन है। तो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग IPOs हम देख सकते हैं, क्योंकि IPOs भी तब आते हैं जब आपकी मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी होती है। तो अच्छी वैल्यूएशन, अच्छा काम हो रहा है, तो आई थिंक IPOs आप पूरी मार्केट में देख सकते हैं, सबके पास होंगे आई एम श्योर। और दूसरा मैं CFA अवार्ड में क्या कारकर्दगी रही टॉप लाइन की? आई थिंक हमने 3 अवार्ड्स लिए, बेस्ट एनालिस्ट का, बेस्ट ब्रोकरेज हाउस का और बेस्ट रिसर्च रिपोर्ट का। एंड ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, ऑल फंड्स, ऑल आवर क्लाइंट्स, जिनकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी। एंड नॉनथलेस हमारी टीम की भी बहुत अच्छी मेहनत थी। हमारी कारकर्दगी हमारे अवार्ड्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड वी कंटिन्यू टू अडॉप्ट दिस मॉडल, जिसमें हम कस्टमर्स को हमेशा पहले रखते हैं, उनकी ज़रूरत को समझना, एक प्रोएक्टिव तरीके से मार्केट में डिफरेंट इवेंट्स को कवर करना। आपने देखा होगा कतर RLNG पे भी हमने अभी लास्ट 2 डेज में रिपोर्ट की थी, जो एक्विजिशन हो रही है सीमेंट सेक्टर पे, उस पर भी हमने बहुत अच्छी अपडेट की थी। तो इस तरह की चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर हमें अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। अवार्ड्स आर जस्ट वन वे ऑफ इट। बाकी पर्सनली भी बहुत अच्छी कमेंट्स टॉप लाइन को मिल रही होती हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड वर्क, हार्ड वर्क। तो आई थिंक ये हमारी मेहनत जो है कंटिन्यू रहेगी आगे भी। ज़बरदस्त शंकर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शंकर तिलरेजा, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने 3 अवार्ड्स विन किए CFA अवार्ड्स में रिसेंटली, जस्ट 2 डेज़ बैक। SECP ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। पाकिस्तान से बाहर काफ़ी लोगों की तादाद ने, जिनको आप मंदुबिन कह सकते हैं, डेलीगेट्स कह सकते हैं, उन्होंने शिरकत की। एंड इट वाज एन इम्प्रेसिव event and conference organized by both the Pakistan Stock Exchange
एंड द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में शंकर ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो पाकिस्तानी मईशत है वो स्टेबल जोन में है, यानी वो बातें तो पुरानी हो चुकी हैं कि जब आप डिफ़ॉल्ट से डरते थे, अब स्टेबल जोन में उस स्टेज पे आप हैं कि जब आपकी जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट रह रही है। अब ये स्टेबल जोन की बातें ये हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो अब C से B पर आई हैं और अब स्टेबल में भी एक प्लस साइड की अप रैंकिंग की बातें हो रही हैं, बी इट द क्रेडिट रैंकिंग और द स्टॉक मार्केट रेटिंग। और जो फॉरेनर्स है उसने एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स की तरफ देखना शुरू कर दिया। शंकर ने जो 2-3 अहम बातें की वो ये थी कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है वो एक्चुअली एक ऑप्टिक सेट करेगी कि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं है। एक चीज़ जिसको इन्होंने अप्रिशिएट किया ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर दैट वाज कि मैक्रो इकॉनमी के ऊपर ही हैज़ अ क्लियर डायरेक्शन कि उन्होंने बैक बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज नहीं करनी कि ग्रोथ चाहिए 5% की 6% की और इंपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल के अंदर आप ग्रोथ दिखा के फेदर तो लगा लेते हैं बट लॉन्ग टर्म में मईशत को चैलेंजेस आते हैं। सो द गवर्नमेंट डायरेक्शन कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से दूर हटे, इसका सबसे बड़ा ऑप्टिक्स PIA की प्राइवेटाइजेशन होगा जिसके बारे में लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड पीपल फील कि ये चीज़ 2 महीने में हो जाएगी। गैस सेक्टर सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन भी 3 से 4 महीने में हो रही है और उससे रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं SSGC, SNGP और मारी की भी हमने सुनी कि इनमें बेहतरी रह सकती है, बट इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म्ड और एनालिसिस के प्रोसेस के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। सिक्लिकल के ऊपर उन्होंने बताया कि डेफिनेटली जिस तरह की ग्रोथ अब रहने जा रही है 3% की ग्रोथ दोबारा से रिपीट होने जा रही है इस साल, तो सिक्लिकल्स आर डेफिनेट चॉइस जिसकी तरफ लोगों को यानी सीमेंट, सरिया इस तरह के स्टॉक्स की तरफ ज़रूर लोगों को देखना चाहिए। बाकी पावर सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर उन्होंने बता दिया कि वो जो पॉलिसी थी नेट सेटलमेंट वाली वो चूँकि नहीं हो रही तो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड डिविडेंड जो हैं वो अच्छे रहने जा रहे हैं PPL के, OGDC के, PSO के, बट वन ऑफ 70-80 रुपये की डिविडेंड वाली स्टोरी नहीं है। कैपिटल गेन जनता को बहुत इसमें मिल चुका है तो इसमें घबराहट नहीं है। ट्रिगर्स मार्केट में बहुत हैं, मार्केट में इकॉनमी को लेकर स्पेशली LNG को लेकर काफ़ी एक्टिविटी देखी जा सकती है बहुत इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, वैल्यू, कैपिटल गेंस एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द मार्केट। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तजज़ियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।